हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th का हम देख रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। स्टूडेंट, एक इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा ये चल रहा है जिसका पार्ट ए ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब ये इसी का हम इंट्रोडक्शन पार्ट का बी पार्ट हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा बेसिक इसका हम पहले कवर कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों को ना वो पहले ज़रूर देख लेना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि जब कोई पार्टनर रिटायर फर्म से होता है, ठीक है, एक फर्म से जब कोई पार्टनर रिटायर होता है मतलब वो फर्म छोड़कर चला गया है, तो तीन पार्टनर में से जैसे ही कोई एक पार्टनर फर्म छोड़कर जाता है और उनका रेशो अगर 3:1 था पहले, लेकिन जो नया रेशो है डियर स्टूडेंट, अगर सी पार्टनर ने फर्म को छोड़ दिया है, राइट, तो सी पार्टनर कट। अब तो इनका नया जो शेयर होगा ना वो 3:2 यहाँ पर बच जाएगा। ऐसा हमने देखा था। ठीक है, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आप 3:2 ही यहाँ पर नया शेयर इनका होगा। और ध्यान रखें, अगर आप ये देखें ना कि पुराने पार्टनर को गेन कितना हुआ होगा तो वो भी 3:2 था। ऐसा हमने समझ लिया था पिछली क्लास में। अब आप ये समझिए, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो एडमिशन वाले चैप्टर से कंपेयर कर लें। जिन्होंने एडमिशन चैप्टर अच्छे से किया है, नहीं किया है तो पहले एडमिशन वाला चैप्टर आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसी के बेस पर ये आप मानिए बहुत आसान, 50% भी आपके लिए टफ नहीं पड़ेगा ये। ठीक है, बहुत आसान ये चैप्टर हो जाएगा आपके लिए अगर आपने वो कर लिया है। ठीक है, थ्योरी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। जब कोई पार्टनर सी पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो हमने ये देखा था, जब वो पार्टनर फर्म को रिटायर होता है, छोड़कर जाता है, तो देखिए गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोगों को करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिजर्व्स उसको देने पड़ते हैं, रिजर्व जैसे दिया था एडमिशन में, या फिर आप ये मान लीजिए कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है वो भी देना पड़ता है। पार्टनर जा रहा है फर्म छोड़कर, सैलरी कितनी है, पार्टनर जा रहा है इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, उसके कैपिटल अकाउंट का कितना बैलेंस है, जब जाएगा जितना कैपिटल उसका होगा वो भी रिटर्न करना पड़ेगा ना। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ एडजस्टमेंट हम लोगों को ये करनी ही पड़ती हैं। ठीक है, और अगर कुछ उसके अकाउंट से डेबिट करना है तो वो चीज़ें भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। जैसे कोई प्रॉफिट एंड लॉस कोई है, लॉस यानी ड्राइंग पर इंटरेस्ट है, उसके अकाउंट से माइनस करना है, तो ये चीज़ें थी। तो चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं फिर भी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उस टाइम पर। क्यों? जब कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जाता है ना, उस टाइम पर भी हम सारी एसेट्स को रीवैल्यू कर लेते हैं। अब जब सब एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, वहाँ से प्रॉफिट या लॉस आता है तो वो पार्टनर को दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द सेम वे जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पर दिया था। वहाँ से जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलता है सभी पार्टनर बांट लेते हैं, क्योंकि वो सभी पार्टनरों का प्रॉफिट या लॉस है। ऐसा नहीं है सिर्फ सी पार्टनर को दिया जाएगा। चलिए, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्वेशन एंड सरप्लस। अब आप ये देखिए ना, कोई एडजस्टमेंट जब हम करें, ठीक है, ये रिजर्व की है, रिजर्व का ट्रीटमेंट सेम आप जब कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है तो उस पार्टनर को हम देते हैं। ठीक है, जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ करके जा रहा है तब आप ये मान लीजिए ये है। अब कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है तो जितना भी हमारे पास रिजर्व है तो उसका रिजर्व में हिस्सा दे देना है हम लोगों को, राइट ना। तो क्या कर लेंगे, रिजर्व में उसको हिस्सा हम दे देंगे, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई प्रॉफिट एंड लॉस है तो हम जितना भी वो कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उसका एडजस्टमेंट किया जा सकता है। चलिए, रिजर्व यहाँ पर आपको दिखाया भी हुआ है, ये रहा। कि कोई मान लो रिजर्व है तो या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, वो प्रॉफिट माना जाता है ना, तो डेबिट कर देंगे और सभी पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे जब बांटेंगे तो, ठीक है ना। तो सभी पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। कोई स्पेसिफिक फंड है, हो सकता है कुछ स्पेसिफिक फंड हमारे पास चल रहा हो, बैलेंस शीट में हो सकता है ना, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एक होता है, वो किस लिए दिया जाता है, कुछ स्पेसिफिक फंड है। इफ़ द स्पेसिफिक फंड सच एज द वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, वो ऐसा फंड है ये वर्कमैन कंपेंसेशन फंड कि वर्कमैन को कंपेंसेशन देने के लिए रखा जाता है। वर्कर के साथ हो सकता है किसी भी तरीके की मिसहैपनिंग हो जाती है, तो वो क्या होता है, वो वर्कर क्या करेगा, क्लेम करेगा फर्म को। तो हमने एक ऑलरेडी एक फ़ंड ऐसा क्रिएट किया हुआ है, एक प्रोविज़न एक ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि वहाँ से हम उसको दे सकते हैं। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी होता है। हमने मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है और इन्वेस्टमेंट घटती बढ़ती रहती हैं, तो एक फ़ंड हमने ऑलरेडी यहाँ पर फ्लक्चुएशन फंड किया हुआ है, ठीक है ना, कि वहाँ से उसको हम कवर अप कर सकते हैं। जैसे प्रोविज़न है ना किसी भी चीज़ के लॉस होने का, ऐसे ही आप इसको मान लीजिए। आर इन एक्सेस ऑफ
एक्चुअल रिटायरमेंट, अब मान लीजिए कोई फंड हमारे पास एक्स्ट्रा है और हमें उसको ख़त्म करना है, तब हम उसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बांट सकते हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इनको हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेटेड लॉसेज। भाई जिस तरीके से रिजर्व था, जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था, कौन सा, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, वो प्रॉफिट था, तो ऐसे ही अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट जो बैलेंस होगा वो लॉस है, तो उस लॉस को भी हम बांट सकते हैं। अब जब लॉस को हम बांटते हैं, जब लॉस पार्टनर्स लेते हैं तो उनका अकाउंट डेबिट हो जाता है और जो भी अकाउंट हमारा है वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, नोट करें, आपके लिए सारा इंपॉर्टेंट है। डिस्पोजल ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। अब देखिए जो पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है तो उसका अकाउंट किस तरीके से सेटल किया जाएगा। आप ये मान लीजिए ना, दिस आउट गोइंग पार्टनर सेटल्ड एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, 3 केसेस में बी गिवन। आज एक्चुअली क्या है, 3 टाइप से हम उसका पैसा दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं वो समझिए। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हुआ, उसका अमाउंट कुछ बना, टोटल अमाउंट सपोज दैट उसका 60,000 बना। ठीक है, या तो आप सारा का सारा कैश में दे दीजिए, फर्स्ट केस। ठीक है, सेकंड कैश में दे दीजिए या फिर उसको बैंक से चेक दे दीजिए, चेक, राइट ना, 60,000 के अमाउंट का चेक दे दीजिए, मतलब टोटल आपने पेमेंट कर दी है। सेकंड हो सकता है कि आपने कुछ तो कैश दे दिया उसको या चेक से पेमेंट कर दिया। चेक मतलब बाय बैंक पेमेंट हो गया, कुछ अमाउंट, कुछ मतलब कितना भी मान लीजिए, आपने 30,000 दे दिया और 30,000 जो बच गया रिमेनिंग वो आपने लोन में ट्रांसफ़र कर दिया। पार्टनर्स का लोन, क्या है ये, पार्टनर का लोन है, पार्टनर लोन, ये मानिए पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया कि पार्टनर को अभी देना बाकी है। एंड लास्ट थर्ड, सारा का सारा आपने पार्टनर्स लोन बना दीजिए। अब ऐसा होता है ना, सारा अमाउंट 60 का 60,000 पूरा हमने लोन में ही ट्रांसफ़र कर दिया, दिया नहीं। ठीक है, 3 तरीके के केस हो सकते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, कंपनी क्या करती है, ऐसा नहीं है कि उसके पास 60,000 नहीं है, उसके पास 60,000 है, लेकिन इस तरीके का एक लमसम अमाउंट पे कर देना एक फर्म के लिए क्या हो जाता है, बर्डन पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पे कर देते हैं। तो ये था कि इस तरीके से अकाउंट सेटल किया जा सकता है। इसको हम न्यूमेरिकल भी इनके करेंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे उनको सबको करेंगे। यहाँ पर लिखा है पूरा अमाउंट पे कर देना किसी पार्टनर को। जब पार्टनर का अकाउंट डेबिट कर देंगे, जब उसको पे करेंगे तो पार्टनर को डेबिट कर देना, कैश या बैंक पे कर देना। दूसरा, जब हमने क्या किया है, कोई भी रिटायरिंग पार्टनर है ना, उसको कुछ भी अमाउंट नहीं पे किया, हमने लोन में ट्रांसफ़र कर दिया, तो पार्टनर्स का जो अकाउंट था कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब लोन में कन्वर्ट कर दिया, अब लोन धीरे धीरे पे करते रहेंगे उसका। ठीक है, एंड लास्ट थर्ड नंबर क्या लिखा है, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसका अकाउंट डेबिट कर देना, कुछ तो कैश पेमेंट दे देना और कुछ उसका लोन में ट्रांसफ़र कर देना। तो 3 तरीके से ही हमने देख लिया। एंट्री आप देखते रहें, नोट करते रहें आप लोग। ठीक है, अब देखिए सेटलमेंट ऑफ लोन। तो देखो सेटलमेंट ऑफ लोन कैसे है। अब ये जो पार्टनर है ना, एक तरीके का हमारा कौन हो गया, इसने हमें लोन दिया है, एक तरीके से हमारी ये लोन वाली लाइबिलिटी हो गई है। अब जिसने हमें लोन दिया है तो उसको कंफर्म है कि उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो भी इनका एग्रीड रेशियो होगा। ठीक है, जो भी इनका एग्रीड परसेंटेज होगा, तो जो भी परसेंटेज डिसाइड किया गया होगा, ठीक है, या पार्टनरशिप डीड में पहले से होगा, तो हम क्या करेंगे, उस रेट से इसको क्या करते रहेंगे, लोन पर इंटरेस्ट देते रहेंगे। अब ये पार्टनर तो है नहीं, लेकिन पार्टनर होता तो 6% इंटरेस्ट दिया जाता था, लेकिन अब ये हमारा पार्टनर नहीं है। पार्टनर नहीं है, जो इसका अमाउंट हमारे पास है हम उसको वापसी करेंगे, और लोन के केस में धीरे धीरे कर रहे हैं तो अमाउंट दे देना, जो बच जाएगा उसके ऊपर विद इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। जो हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट होता है ना, तो उसका इंटरेस्ट और साथ में इंस्टॉलमेंट, उसका इंटरेस्ट साथ में इंस्टॉलमेंट, इस तरीके से पे किया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए ना, मान के चलो आपको 60,000 ही मान लीजिए, आपने बोला 10-10 हज़ार करके दे देंगे, तो ठीक है 10,000 तो आप दोगे ही दोगे, लेकिन 60,000 का इंटरेस्ट भी दोगे। 60,000 का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 6,000। तब आप ये काम करना, 10,000 तो देना ही इंस्टॉलमेंट, 60,000 ये 6,000 इंटरेस्ट देना, बन गया 50,000। फिर 10,000 तो आपको देना ही है, आपने बोला था, और साथ में इसका इंटरेस्ट भी देना 5,000, यानी 15,000 देना पड़ेगा टोटल, 40,000। 10,000 तो देना ही है, साथ में इसका इंटरेस्ट बचे हुए अमाउंट को 4,000। ठीक है, इसी तरीके से क्लियर किया जाता है लोन हर जगह पर। ऐसा नहीं है कि ये पार्टनर है, आप वैसे भी कहीं पर भी आप देखेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट
देना पड़ता है। आप कहीं पर भी खुद भी किसी को दे रहे हो, आपने किसको पेमेंट करना होगा ना, तो वहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना पड़ता है। बेसिक कंसेप्ट है मतलब इंटरेस्ट का, ठीक है ना। सो लोन ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंगली टू ऑफ द प्री डिसाइडेड टर्म, जो भी होती है कंडीशन अमंग द पार्टनर, आपस में पार्टनर ने डिसाइड किया हुआ। नॉर्मली प्रिंसिपल अमाउंट इज पेड ऑफ इन फ्यू इंस्टॉलमेंट, हम इंस्टॉलमेंट में देते हैं और उसका क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट तो देते हैं इंस्टॉलमेंट में जो भी है, और साथ में इंटरेस्ट भी देते हैं रिमेनिंग अमाउंट पर। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख लीजिए इसको। अब जब आप इंटरेस्ट देंगे तो उसकी एंट्री भी होती है। देखो इंटरेस्ट क्या होता है, फर्म के लिए लॉस होता है, तो इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट रिटायरिंग पार्टनर जो है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जब बनाएंगे तब देखेंगे। और जब इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट करेंगे और टोटल अमाउंट, जैसे फर्स्ट आप मान लीजिए अभी जो हमने फर्स्ट किया था 6,000 रुपये लिखा था यहाँ पर, 6,000 रुपये इंटरेस्ट, 6,000 रुपये इंटरेस्ट, वेट यस, तो 6,000 आपने क्या किया, इंटरेस्ट, इसको इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किया और इस पार्टनर को हमें क्रेडिट कर देना है। अब आप देखें ना कि जब जो पार्टनर है ना हमारा, उसको आप क्या देंगे, 10,000 तो इंस्टॉलमेंट देना ही देना है, 6,000 रुपये साथ में इंटरेस्ट भी देना है, तो टोटल मिला के 16,000 रुपये के अमाउंट से डेबिट कर देना, और कैश आपके पास से 16,000, या बैंक से पेमेंट करोगे तो 16,000 रुपये का अकाउंट आपका चला जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल एंट्री हमारी रहती है कब, पेमेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर जनरल एंट्री करते हैं। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखें कुछ तरीका एक होता है प्रोसेस या फिर एक पैटर्न। ठीक है, एक पैटर्न ऐसा होता है कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में जनरल एंट्री नहीं पूछता है, अकाउंट बना करके पेमेंट की जाती है। ठीक है ना, अकाउंट बनाने के लिए बोलता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बिल्कुल सेम है जैसा कि आपने किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर में। जब एक पार्टनर यहाँ पर रिटायर हो जाएगा तो बचेंगे रिमेनिंग 2 पार्टनर। ये 2 पार्टनर हैं, अपनी कैपिटल को ये चाहते हैं नए रेशियो में एडजस्ट कर लिया जाए, नया जो भी नया रेशियो है ना उस रेशियो में इनकी कैपिटल हो जाए। तब हो सकता है कि इनको कैपिटल लानी पड़े, और अगर इनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है हो सकता है ये ले भी जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट है तो क्वेश्चन में बताया जाएगा इनको एक्स्ट्रा अमाउंट वापसी कर दो, तो कैश वापसी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कैश में नहीं वापसी करना है तो इनके वो वाले बैलेंस को जो एक्स्ट्रा वाला है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यही होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, कैश मंगाया भी जा सकता है, वापसी भी किया जा सकता है, यानी एडजस्टमेंट कैश के थ्रू हो सकती है, या तो कैश दे दो या मंगा लो। अगर ऐसा नहीं करना तो एक करंट अकाउंट ओपन कर लो, अगर कम है तो करंट अकाउंट को डेबिट कर दो, अगर अमाउंट ज़्यादा है तो करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये चीज़ हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी समझी थी। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वही है, पूरा क्वेश्चन होने के बाद जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं लास्ट में कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, समझेंगे और अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल में। थ्योरी को बार बार रिपीट कर लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, ये तो 20-20 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मिलेंगी, ये तो अच्छे से आप कर सकते हो। तो ये वो बताया हुआ है, जब कैपिटल आपके क्या है, एक्सेस कैपिटल है, तो विड्रॉ कर लेंगे तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, कैपिटल डेबिट हो जाएगा और पेमेंट कर देंगे कैश। और अगर ठीक है ना, तो ये ऐसा है, और अगर कमी होगी तो कैश मंगा लिया जाएगा, वही बता रखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं समझने के लिए डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो देखो अभी जो हम समझ रहे थे ना वो था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अब डेथ ऑफ पार्टनर कुछ नहीं है, वही चीज़ है, बस सबसे मेन फ़र्क आप ये मान लीजिए, बस जो यहाँ पर अलग अलग ये होने का थोड़ा सा रीज़न क्या है, कैलकुलेशन उसकी वैसी है, बिल्कुल सेम है। अलग होने का सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ये लॉजिक है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, ठीक है, उसका हम लोग क्या करते हैं, आपस में बैठ कर के एक एग्रीमेंट कर सकते हैं कि ये पार्टनर जब रिटायर होगा, या फिर कोई पार्टनर जब नोटिस देता है तो हमें पता होता है कि, लेकिन डेथ जब किस पार्टनर की होती है हमें नहीं पता होता वो किस डेट पर उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब रिटायर जब कोई पार्टनर होता है ना, ऐसे होता है 3 महीने काम करके, 6 महीने काम किया, 9 महीने, 12 महीने, हमारे क्वेश्चन में जो होगा। और ज़्यादातर तो क्वेश्चन ऐसे ही हैं, जब पूरा फर्म फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है ना उसके बाद ही एक पार्टनर रिटायर होता है। लेकिन डेथ के केस में ऐसा हो जाता है, किसी पार्टनर ने तो 60 डेज काम किया, किसी ने 75 किया, 72 किया, 71 किया, तो ऐसे डेज की कैलकुलेशन भी यहाँ पर करनी पड़ जाती है। यही मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा अलग कर दिया कि प्रॉफिट उतने ही दिन का देना पड़ेगा,
सैलरी उतने ही दिन की देनी पड़ेगी। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी सारा का सारा सेम है। चलिए क्या लिखा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ, ठीक है, रिटायरमेंट। तो ये कह रहा है कि रिटायरमेंट जैसा ही सब कुछ है, बस कुछ केस अलग हैं। तो वो केस वही है। डिसीज पार्टनर क्या है का, जो डिसीज जो पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई है, तो डेथ जो पार्टनर हुआ है ना, तो एक्चुअली में क्या है, वो अमाउंट उसको तो मिलेगा नहीं क्योंकि उसकी डेथ हो गई है, तो उसके एग्जीक्यूटर्स को मिलता है, उसके उनके उत्तराधिकारियों को मिलता है। तो वहाँ पर क्या बना देते हैं हम, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बना देते हैं। कौन सा बना देते हैं, तो यहाँ पर लिखा है डिसीज पार्टनर्स जो क्लेम होगा ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये। और नॉर्मली द रिटायरमेंट टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग। अब ये बता दिया इसने, जो क्या है कि जो किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है ना, वो एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड होता है, ऐसा हमारे क्वेश्चनों में क्लास 12 तक में दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन जो रिटायरमेंट किसी की डेथ हो जाती है ना, वो केस में क्या हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो कोई भी पार्टनर की डेथ जो है वो अलग टाइम पर हो जाती है। देखिए लिखा है पीरियड अकाउंटिंग पीरियड बट द डेथ मे अकर एनी टाइम, हैंस द क्लेम ऑफ डिसीज पार्टनर सेल इंक्लूड द शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। भाई ये तो सारा लेगा ही, वो प्रॉफिट भी लेगा, इंटरेस्ट भी लेगा, सब लेगा, लेकिन टाइम कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है, जैसे 70 दिन के टाइम के लिए हमें देना पड़ेगा, 70 डेज़ के लिए, ठीक है ना, 80 डेज़ के लिए, या जितनी भी तारीख को उसकी डेथ हुई होगी सारा दिन काउंट करके उसके हिसाब से तो वो आ जाता है, पॉइंट्स में भी आ जाता है अमाउंट, राइट ना। सो कैलकुलेशन द प्रॉफिट और लॉस, लिखा है इंटरव्यूइंग पीरियड, तो जितना टाइम है उतने के लिए देना पड़ता है, बस वही चीज़ें ऑन टाइम बेसिस। चलिए ये समझ लेते हैं हम। अब देखिए जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, या डेथ हो रही है किसी पार्टनर की, अब किसी पार्टनर की डेथ हुई, 70 दिन काम करके डेथ हो गई, ये हमने मान लिया, चलो अब 70 दिन का प्रॉफिट कैसे निकालें, ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालें। एक्चुअल प्रॉफिट निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जब हमारा पूरा ईयर खत्म होता है, जब तो हम निकालते ही एक्चुअल प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पर प्रॉफिट आता है, उसके बेस पर देते हैं। लेकिन 70 दिन के बाद कौन बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि कैसे उसका प्रॉफिट दिया जाए। तो हम ऑन टाइम बेसिस दे देते हैं। हम ऐसा कर लेते हैं, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज लास्ट ईयर का प्रॉफिट ही इसी ईयर के प्रॉफिट के जैसा है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर। कई बार ऐसे भी कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, लास्ट 4 ईयर के एवरेज प्रॉफिट, 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालो और उस एवरेज प्रॉफिट के बेस पर 70 डेज का प्रॉफिट दे दो। तो सपोज दैट द लास्ट ईयर का प्रॉफिट मान लेते हैं 60,000 था, ठीक है, ऐसे मान लिया। अब ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, अब लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से 70 दिन का प्रॉफिट आपको देना, तो 365 से डिवाइड कर देना। तो 365 से डिवाइड कर दिया, एक दिन का प्रॉफिट, 70 दिन के लिए इनटू करने के लिए 70 दिन का प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए ऐसे भी किया जा सकता है। और किस तरीके से प्रॉफिट निकाला जा सकता है, देखिए क्या लिखा है, ऑन टर्नओवर बेसिस। ऑन टर्नओवर बेसिस भी निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है ये देख लो, ठीक है, आप लिख लेना उसको। टर्नओवर बेसिस देखो ऐसा होता है कि हमारी फर्म जो है टोटल टर्नओवर पर, टर्नओवर मतलब सेल, टोटल टर्नओवर का 10% प्रॉफिट कमाती है। अब आप ये मान लो कि 70 दिन की अगर हम बात कर रहे हैं, 70 दिन में हमारी फर्म का टर्नओवर आया ₹6 लाख, ठीक है, कितना आया, ₹6 लाख, 6 लाख रुपीज़ टोटल टर्नओवर आया 70 डेज का। अच्छा अब प्रॉफिट कितना कमाते हैं हम लोग, 10%, तो ये आ गया 10%, तो प्रॉफिट कितना आ गया, 10%। तो ये प्रॉफिट कितना आ गया, तो हमने टोटल प्रॉफिट 60,000 कमाया 70 डेज का, 60,000। लेकिन ये 60,000 सबका प्रॉफिट है, ए बी सी तीनों पार्टनर को। हमें तो सी को प्रॉफिट देना है, तो 1/6 कर देना, ऐसे 10,000, ठीक है। सेम ऐसे ही जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना, उसमें प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया था, ठीक है, लेकिन इस पार्टनर का प्रॉफिट देना था, राइट ना, इस पार्टनर का कितना प्रॉफिट है। तो सिंपल सी बात है, लॉजिकली ऐसे कोई विदाउट लॉजिक कंसेप्ट नहीं है, तो प्रॉफिट हमें देना था। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली। अब हम धीरे धीरे पहुंच जाएंगे अपने न्यूमेरिकल वाले पार्ट पर। तो जब तक आप कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।